आज का टॉपिक है आपका भौतिक, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। इसके पहले हमने आपको रासायनिक समीकरण के बारे में बताया था, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और कोई एक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं या एक से ज़्यादा पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और जो बनाते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। इसके बाद आपको बताया रासायनिक समीकरण बताया था। समीकरण क्या है? जब जो अभिक्रिया करने वाले पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं या रिएक्टेंट कहलाते हैं, और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टेंट को उनके केमिकल फॉर्मूला मतलब रासायनिक सूत्रों के द्वारा जब प्रकट किया जाता है, तत्वों को उनके प्रतीकों के द्वारा प्रकट किया जाता है और उनकी अभिक्रिया को दर्शाया जाता है जिससे कि उत्पाद बनता है, उसका भी रासायनिक सूत्र के द्वारा लिखा जाता है, वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल बताया था, हो गया आपका। अब चलते हैं आपका रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन, ध्यान देना, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। ठीक है, और एक एग्जाम्पल यहां बता रहे हैं आपको। एक ये रिएक्शन लिखी हुई है, एक ये रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है ना, आपने इसको क्या किया? कूल किया। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन, ध्यान से सुनना, ऐसे परिवर्तन जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं और ऐसा पदार्थ जो फिर से वही रिएक्शन में वापस ना आ पाए। कहने का मतलब ये है कि नया पदार्थ आपको उत्पाद बना है, उत्पाद फिर से अभिकारक न बना पाए, ये क्या कहलाते हैं? आपके अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। और ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें सीधी सी बात, रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अब नए पदार्थ बने फिर से आप CO2 को तोड़ करके C+O2 में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन आपके क्या है? ऐसे परिवर्तन जिनमें आप एक पदार्थ से किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाएं, लेकिन उस अवस्था को फिर से आप पुनः उसी अवस्था में वापस ला सकते हैं। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? आपके भौतिक परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल ले लें, जल और बर्फ। ठीक है, ये क्या है आपका? लिक्विड। ठीक है, बर्फ क्या है आपका? सॉलिड। ठीक है, जल क्या है आपका? लिक्विड। आपने ठंडा किया इसको, बर्फ जमाते हैं आप। ठीक है, एक कटोरा आइस लिया, एक कटोरा पानी लिया आपने, फ्रीजर में रख दिया, 2 घंटे बाद आपको आइस मिल गया। आइस कैसा है? सॉलिड है। ठीक है, लेकिन जब आइस को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे यहाँ पे आपने कटोरा रख दिया, निकाल के फिर से रख दिया, थोड़ी देर बाद वही पानी आपका क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। जब लिक्विड बन जाएगा तो उसी अवस्था में आ गया ना। ठीक है, तो जल को आपने क्या किया? कूल किया, ठंडा किया, बर्फ बन गया। बर्फ को आपने जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने हीट किया, क्या किया आपने? हीट किया, तो क्या बन गया आपका? फिर से जल बन गया। तो इस परिवर्तन में जल आपका क्या है? H2O। ये क्या है? लिक्विड। L क्या है? लिक्विड। ये क्या बना आपका? आइस। आइस का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। देखो, जल भी H2O है, लिक्विड पानी आप पी रहे हैं, पानी मतलब सिंपल पानी, बर्फ जो होती है वो भी H2O है। चेंज तो नहीं हुआ, कोई रासायनिक परिवर्तन में चेंज तो नहीं हुआ। ये क्या है? सॉलिड। सॉलिड मतलब ये आइस है, इसको क्या बोलेंगे? आइस। इसको क्या बोलेंगे? वाटर। लिक्विड। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं और ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं, बस अवस्था का परिवर्तन होता है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बताएं, आप घर पे जाते हैं, घर पे दही जमाते हैं, दूध है। ठीक है, आपने क्या उसमें जाम डाल दिया, जामन बोलते हैं। थोड़ी देर बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद दूध खट्टा हो जाता है और 2-4 घंटे बाद आपका दही जम जाता है। वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। अगर गर्मी है जल्दी जम जाता है, सर्दियाँ हैं बहुत देर से जमता है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो हो सकता है कि दही 24 घंटे बाद भी ना जमे, लेकिन दूध तो आपको खट्टा हो जाएगा। उसमें एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। दूध से दही बनना क्या होगा? एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड है,
जामन डाला आपने, लैक्टिक एसिड डाला, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। और एग्जाम्पल देखो आप, किसी भी चीज का जलना, बर्निंग, क्या बर्निंग, ये हमेशा रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ये हमेशा रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इसको साथ में एक शब्द बोलते हैं ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। जलना हमेशा किसके साथ होता है? विद ऑक्सीजन। ठीक है, इंग्लिश में लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? अच्छा, किसी भी चीज का जलना, किसी भी चीज का जलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और उसमें हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे भोजन का जलना, सपोज करो, सबसे पहला एग्जाम्पल बता रहे भोजन का जलना, तो हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको? भोजन का पचना। आप खाना खाते हैं, हम लोग खाना पच जाता है, तो जलता कैसे है? ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हम सांस लेते हैं ना, सांस में कहाँ ऑक्सीजन जाती है? लंग्स में जाती है, लंग्स से रक्त में जाती है, और रक्त से पूरी बॉडी में जाती है। ठीक है, अब खाना आपका जो है, जैसे आपने खाया, उसमें एंजाइम्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, पचना शुरू हो जाता है, मीन्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वो जलना शुरू हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाता है। जब आपका खाना पच जाता है तो आपको एनर्जी मिलती है उससे। ठीक है, अच्छा, दूसरा आपका एग्जाम्पल अगला हो गया आपका जलने में प्लेटिनम तार होता है, प्लेटिनम वायर, उसका जलना भी ऑक्सीकरण होगा, लकड़ी का जलना भी ऑक्सीकरण होगा। ये सब प्रोसेस क्या है? आपके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, ऑक्सीकरण की प्रोसेस है, और ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, जलने में आप क्या लिखेंगे? प्लेटिनम तार का जलना, भोजन का पचना, और क्या देखेंगे? लकड़ी का जलना। ये क्या हो गया आपके? ये सब रासायनिक परिवर्तन हो गए। अब किसी चीज में जलना है, आप क्या करेंगे? उसको रासायनिक परिवर्तन मान के ही चलेंगे, उसमें टिक लगाएंगे। चलिए अब चलते हैं, अगला एग्जाम्पल चलते हैं। दूध से दही का बनना बता दिया हमने आपको, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना, लोहे की, आपने लोहे की रॉड देखी होगी, सरिया बोलते हैं सिंपल अपने लैंग्वेज में। ठीक है ना, बाहर पड़ी रहती है, पानी पड़ता रहता है, हवा लगती रहती है। ये आयरन क्या होता है? पानी से मॉइस्चर लेता है वातावरण से, और हवा से ऑक्सीजन लेता है, और क्या बना लेता है? आपका आयरन का कंपाउंड, आयरन का कंपाउंड, और वो रस्ट के फॉर्म में जंग लगने में दिखाई देता है। आपको रेडिश रेडिश दिखाई देता है ना, वो आपका जंग होता है। ठीक है, अच्छा, अगला हो गया आपका नेक्स्ट, किसी भी कोई भी ऐसा प्रकरण जिसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है, कोई रासायनिक अभिक्रिया आपको दे दी, कोई अभिक्रिया आपको दे दी, ये बताइए रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है? तो अगर नया पदार्थ बन रहा है तो पर्टिकुलर रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसको आप केमिकल चेंज मान के ही चलेंगे, केमिकल चेंज ही है। ठीक है, अब आइए भौतिक परिवर्तन, एग्जाम्पल हमने एक बता दिया आपका। ठीक है, अब एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, कैंसर जानते हो आप? कपूर, कपूर कैसा होता है? ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो बिना द्रव में चेंज हुए सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, कपूर, कपूर जलता है जब आपका, ठीक है ना, ये कपूर रख दिया आपने। ठीक है, ऊपर आपने एक प्लेट रख दी, प्लेट रख दी इसमें, ये थोड़ी देर बाद धीमे धीमे अगर इसको ओपन रखेंगे आप, क्या वो उड़ जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये क्या होगा? आपका
फिजिकल चेंज होगा, ये आपका केमिकल चेंज। अगर लेकिन आप इसको हीट पे जलाएंगे तब वो आपका केमिकल चेंज होगा। समझ में आ गया? सिंपल अगर ऊर्ध्वपातन है, अगर आपने रख दिया और इसका डिपोजिशन होकर कहाँ जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा इस प्लेट पे जो आपने ढकी हुई है, तो ये क्या हुआ, आपका फिजिकल चेंज हुआ। तो आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चले आगे। अब चलते हैं आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कि रासायनिक अभिक्रियाएं आपके रासायनिक समीकरण हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये दोनों हो गए आपके। अब चलते हैं आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब टाइप, आप अगर कोई केमिकल रिएक्शन दे दी गई है तो आपको देख के बताना है ये किस प्रकार की रिएक्शन है। ठीक है, आपको इतना समझना है। तो सबसे पहले आपका है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल उसके नाम से ही आपका कंफर्म हो रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहलाएगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाएं और एक नया पदार्थ बनाना है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है C+O2, CO2 बन गया आपका। दो पदार्थ हुए आपस में कंबाइन होकर के क्या बना लिया आपका, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया। नोट कर लीजिए। दूसरी अभिक्रिया है आपका वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपने पढ़ा भी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या पढ़ा, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया पदार्थ बना लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या होगी आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका उलट, संयोजन का उलट क्या हो जाएगा आपका, वियोजन। बताओ वियोजन अभिक्रिया क्या होगी, तुम बताओ बेटा। पदार्थों में उत्पादन परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल आप देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका सॉलिड होता है, ये आपका सॉलिड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। और इसके बाद है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए नोट कर लीजिए।
इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए, जब किसी अभिक्रिया में एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको, AgNO3 NaCl, AgCl NO3। ठीक है, अब देखो आप सिंपल Ag से क्या होना आपका, AgCl, Ag प्लस और नाइट्रेट, ठीक है, Na प्लस और Cl क्लोराइड। जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ आयनों का परिवर्तन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आयनों का परिवर्तन कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसमें आपका केवल एक आयन डिस्प्लेस होता है, तो केवल विस्थापन क्रिया होती है। मतलब विस्थापन मतलब समझ में आया, उसकी जगह आगे दूसरा बैठ गया। ठीक है, सिंपल। अगर केवल आपको रिएक्शन देखनी है, एक आयन चेंज हुआ है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो आयन चेंज हुए तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है उदासीनीकरण क्रिया। ये आपका मार्कर उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजर रिएक्शन। ठीक है, चलो आपने देखा होगा, एक सुना होगा अम्ल और क्षार, अभी पढ़ाएंगे आपको भी, जैसे इसके आगे पढ़ा रहे हैं। अम्ल और क्षार पढ़े हैं आपने। अम्ल और क्षार में अगर आपने पढ़ा हो कि अम्ल क्षार को उदासीन कर देते हैं या क्षार अम्ल को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, अम्ल की प्रकृति अलग होती है, क्षार की प्रकृति अलग होती है। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। एग्जाम्पल लेते हैं HCl, आपने सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सुना है। ठीक है, क्षार क्या होते हैं आपके, जैसे NaOH, KOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है आपका, ये अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो NaCl, Cl और Na मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो कि आपका साधारण नमक होता है, और H और OH मिलकर क्या बनाते हैं, तो अम्ल प्लस क्षार मिलकर के लवण प्लस जल। ठीक है, ये क्या होती है, उदासीनीकरण क्रिया। मतलब अम्ल के प्रभाव को कम करके उदासीनता की ओर ले जाती है। ये क्षार के प्रभाव, जो अम्ल है वो क्षार के प्रभाव को कम करके उदासीनता की ओर ले जाता है, वो उदासीनीकरण क्रियाएं कहलाती है। जैसे अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो इसका, तो आपका कोई और दूसरा ले लो, H2SO4 प्लस NaOH, H2SO4 और NaOH, ये बनाएगा आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O 2H2O। ठीक है, ये अम्ल हुआ, ये क्षार है, आपस में रिएक्शन करके क्या बनाए, लवण प्लस जल। ठीक है, ये अम्ल है आपका और ये क्षार, ये आपकी उदासीनीकरण क्रिया होगी। नोट कर लिया।
चले आगे, साफ कर लें इसको। एक होती है रिडॉक्स अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और एक पदार्थ का अपचयन होता है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल आपको दे दें, जैसे आपका कोई भी एग्जाम्पल ले लो रिडॉक्स अभिक्रियाओं का। कई एग्जाम्पल बताए थे, कोई एग्जाम्पल बताओ आपको याद हो जो। अरे कुछ भी आप रिडॉक्स में ले सकते हैं, जैसे कार्बन का ही ले लें आप, ठीक है। क्या होगा आपका? कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, है ना। आप एक एग्जाम्पल ले लें, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ये एक्वस सॉल्यूशन में रहता है, एक्वस AQ, जिंक सॉलिड, रिएक्शन होती है तो ये एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। दो एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। कार्बन रिडॉक्स अभिक्रिया में बताया था कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, एक अभिक्रिया ऑक्सीकरण की होती है और एक अभिक्रिया अपचयन की होती है, आपको याद आ गया, ठीक है। लेकिन कभी भी ऑक्सीकरण अकेला नहीं होता है और कभी भी अपचयन अकेला नहीं होता है। जब ऑक्सीकरण होगा तब एक अपचयन, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो दूसरे को अपचयित कर देगा, ठीक है। जैसे कार्बन प्लस O2 विथ CO2, कार्बन और O2 मिलकर के CO2। इसमें कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और कौन कर रहा है ऑक्सीकरण? O2। O2 क्या हुआ? एक ऑक्सीकारक। ये क्या हुआ? ऑक्सीकारक, ठीक है। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो खुद क्या होगा? अपचयित। ये क्या होगा? अपचयित, ठीक है। बताया था ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है त्याग, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना वो अपचयन कहलाता है। वो आपको रिएक्शंस के आधार पर पूरा समझाया था। ऑक्सीकरण एक तरफ, अपचयन, पूरा आपको समझ में आ गया था। तो ऑक्सीजन योग हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कार्बन का। बता सकते हैं कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है और CO2 बन रहा है। ऑक्सीजन ये O2 है, ये क्या है? ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। और ये कार्बन क्या करता है? अपचायक की तरह इस ऑक्सीजन को अपचयित कर दे रहा है। ये ऑक्सीजन को अपचयित कर दे रहा है। तो ये अपचायक, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, ठीक है। दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा ना तो खुद तो अपचयित होगा ना, तो अपचायक होगा। और जो अपचयन करेगा वो खुद ऑक्सीकारक है, दूसरे को ऑक्सीकृत कर देगा, खुद अपचयित हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? ये पहले बता चुके हैं आपको। तो ऐसी अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसमें देखिए आप यहाँ पे देखिए, सिंपल अगर ये रिएक्शन आपको फिर से लिख दें, थोड़ा सा समझने का मजा होगा। कॉपर सल्फेट ये एक्वस सॉल्यूशन में है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। ये आपका इसमें क्या है? आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। क्या है आपका? कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है। इसमें आपने क्या कर दिया? जिंक की रॉड डाल दिया। आपने क्या कर दिया? जिंक की रॉड डाल दी। ये क्या है? जिंक रॉड, जिंक की छड़ डाल दी, ठीक है। धीरे धीरे क्या करेगी? जिंक की छड़ क्या करेगी? इस कॉपर सल्फेट की विलयन से कॉपर को क्या कर देगी? अपचयित कर देगी और खुद ऑक्सीकृत होकर के जिंक सल्फेट। तो धीरे धीरे ये रॉड कैसे होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। रॉड कैसे होती जाएगी? कम होती जाएगी। कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। तो जैसे कॉपर सल्फेट कम होने लगेगा, जिंक उसमें घुलने लगेगा, जिंक की रॉड छोटी होने लगेगी, तो जिंक कॉपर सल्फेट कम होने लगेगा, इसमें कॉपर आ जाएगा, ठीक है ना। और जिंक की रॉड कम होकर के जिंक सल्फेट बनाना शुरू कर देगी। जिंक की रॉड क्या? जिंक सल्फेट बनाना शुरू कर देगी। इससे क्या होगा?
कि जो कॉपर सल्फेट का पानी कैसा है, नीले रंग का है, और नीले रंग धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जिंक क्या करता है, कॉपर को रिड्यूस कर देता है और खुद जिंक से जिंक सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। हमने आपको एक रिएक्शन बताई थी धनायन पर उस ऋणायन के बेस में। तो अगर हम देखें आप यहाँ पे तो Cu2+ आयन होते हैं, एक सॉल्यूशन में होते हैं, प्लस जिंक जो होता है आपका सॉलिड होता है आपका, ये बनाता है क्या आपका Cu सॉलिड, जिंक 2 पॉजिटिव इक्वल्स प्लस Cu सॉलिड। धनात्मक चार्ज क्या हुआ, +2 था यहाँ पे, यहाँ देखो +2 था, यहाँ पे कितना हो गया 0, कोई चार्ज नहीं इस पे, तो चार्ज क्या हुआ, कम हुआ। धनावेश का कम होना क्या होता था, अपचयन, ठीक है। और धनावेश का यहाँ देखो 0 से +2 हुआ, धनावेश का बढ़ना ऑक्सीकरण, और धनावेश का +2 से 0 ये क्या होगा आपका अपचयन। यही तो बताया था डेफिनेशन में, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलेगा, ये आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गए। साफ कर दो इसको। अब चलते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, नोट कर लिया, कर देंगे। चल, एक लिख लेते हैं हम अम्ल, एसिड, यहाँ पे क्षार, बेस, ठीक है। चलिए सुनिए, नोट करते हैं बाद में, सुनिए पहले। अम्ल जो होते हैं आपके, सबसे पहले तो स्वाद बता दें आपको। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे टाइप के। अचार खाया, उसमें कहीं ना कहीं अम्ल होता है, ठीक है। सिरके का अचार होता है, सिरका होता है, सिरका क्या होता है, एसिटिक एसिड, क्या होता है, एसिटिक एसिड। अंगूर खाते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, इमली खाते हैं, खट्टे होती है, संतरे खाते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद कैसा होता है, खट्टा, ठीक है। और इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा। बेस कैसे होते हैं, बिटर, बिटर मतलब कड़वे, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। अम्ल खट्टे होते हैं, बेस अब तो नहीं बोलेगा आपको। चलिए अगला, चलिए दूसरा चलते हैं। अम्ल, जितने भी अम्ल होते हैं आपने 6, 7, 8 में पढ़ा हुआ, क्या होते हैं, H आयन, क्या देते हैं, H आयन। अम्ल जल में घुलकर, जल में घुलकर क्या देते हैं, H आयन, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन बताया, हाइड्रोजन बारे में बताया था। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकल जाता है तो क्या बनता है, एक पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये है आपका, और एक इलेक्ट्रॉन होता है, लुईस स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है इसका तो क्या बन जाएगा, एक H पॉजिटिव। फिर इसमें कितने प्रोटॉन रहेंगे, केवल एक प्रोटॉन रहेगा, इसलिए इसको प्रोटॉन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। जल में घुलकर जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, OH निगेटिव आयन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। OH निगेटिव आयन ये क्या होते हैं, क्षार होते हैं। एग्जाम्पल करते हैं HCl, H2SO4,
HNO3। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लो NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। समझ में आया आपको? अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में इकट्ठे होते हैं, क्षार कर रहे होते हैं। अम्ल जल में घुलकर H आयन देते हैं, क्षार जल में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, एग्जाम्पल हो गए NaOH, KOH वगैरह वगैरह, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपको। अब कुछ जैसे साइंटिस्ट अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं तो उसके अनुसार सुन लो आप। ठीक है, सबसे पहले आपके आर्हीनियस आए। आर्हीनियस ने बताया कि अम्ल जल में घुलकर H आयन देते हैं, वो अम्ल होते हैं। ठीक है, बाद में ब्रोंस्टेड और लॉरी, ब्रोंस्टेड और लॉरी, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी, इन साइंटिस्ट ने बताया जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो इस हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करते हैं, जो हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करते हैं वो बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। फिर इसके बाद आया आपके एक और लुईस। लुईस के अनुसार क्या है? जो सुन लो पहले अच्छे से, नोट कर लेना। लुईस ने क्या बताया कि जो जिन कंपाउंड में, यौगिकों में, हमने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताया था ना। ठीक है, उसमें एक एग्जाम्पल बताया था, अगर आपको याद हो, कि अमोनिया NH3, आपको याद है? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? लोन पेयर होते हैं। ठीक है, एक बताया था आपको BF3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है, ऐसे यौगिक कंपाउंड जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, और जो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट करते हैं, जो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं अम्ल। क्या होते हैं? अम्ल। और जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो क्या होते हैं? बेस। क्या होते हैं? बेस। क्षार नहीं होते, क्षार नहीं होते, क्या होते हैं? बेस। क्षार केवल वो होते हैं जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, वो क्षार होते हैं। जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो केवल क्षार होते हैं। फिर इसको एक ब्रॉड टर्म दे दिया बेस, जो बेस की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो क्या होते हैं? बेस। और जो इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले अम्ल, और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले क्षार। क्षार नहीं, बेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका यहाँ तक? चले, चलिए फिर आता है पीएच। पीएच नहीं, आप उसको कहिए लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल होते हैं, और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वो क्षार होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इतना क्लियर है आपका? अब देखो, आप लिख लोगे, आप नीले लिटमस को लाल करते हैं अम्ल होते हैं, और जो लाल लिटमस को नीला करते हैं वो ये लिटमस पेपर है आपका। ठीक है, आप अम्ले में डाल दोगे, अगर नीला है अम्ले में डाल दोगे क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। उसी लाल को आप क्षार में डाल दोगे, बेस में डाल दोगे, क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। उस आधार पर आप पता कर लोगे ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलें आगे।
अब जो क्वेश्चन हमने बेस का इस तरह से नहीं आता है, अब तो सीधा पूछा जाता है किसमें कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, तो अब नींबू खाया आपने, संतरा खाया है, नींबू संतरा कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक एसिड। बताओ, सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। नोट करते आओ, सिट्रिक एसिड। इनको बोलते हैं सिट्रस फ्रूट। क्या बोलते हैं? सिट्रस फ्रूट्स। नींबू, संतरा, मौसमी, इन सब में क्या होता है आपका? सिट्रिक एसिड। सिरका, ठीक है। अचार खाएं आप, अचार में सिरका डाल दिया जाता है, इससे अचार क्या होता है? बहुत दिनों तक नहीं सड़ता है। कौन सा अम्ल यूज किया जाता है? कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है, समझ में आ गया। इमली, इसमें होता है आपका टार्ट्रिक एसिड। हम एसिड को हम नहीं बोलते, तो टार्ट्रिक अम्ल भी लिखा हो, आप कंफ्यूज मत होना। हम लोग एसिड तो जानते हो ना, हम लोग साफ एसिड बेस, ठीक है। चींटी का डंक, या बिच्छू, इसमें होता है फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। इसको दूसरा नाम बोल देते हैं मेथेनोइक अम्ल। इसको दूसरा नाम बोल देते हैं मेथेनोइक अम्ल। दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक अम्ल। अरे आप तो होशियार हो। टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड। सबको पता है कि नहीं पता है? तो एक को ही पता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके, किसमें कौन सा है, ठीक है। नोट कर लिया? फॉर्मूलिन अलग होता है सर? फॉर्मलिन होता है जो आपका, अच्छा क्वेश्चन पूछा, लिख लो, नोट कर लो। फॉर्मलिन ये होता है आपका 40% फॉर्मिक अम्ल। मतलब इसमें क्या होगा? पानी भी होगा, उसमें फॉर्मिक एसिड भी होगा, 40% जो उसका सॉल्यूशन होगा वो आपका फॉर्मलिन कहलाता है। ये कई जगह लेबोरेटरी वगैरह में यूज किया जाता है। ये बड़ा खतरनाक होता है। जैसे ही हम इसको इंजेस्ट करते हैं, मतलब अगर खा लेते हैं कहीं से भी, तो ये पूरी बॉडी को इस तरह नुकसान करता है कि आंखों से अंधा कर देता है, और अल्टीमेटली अगर ज़्यादा अमाउंट हो जाए तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ना। फॉर्मलिन है, हाँ, 40% फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड नहीं, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड तो आपका ये इसमें पाया जाता है डंक में, फॉर्मएल्डिहाइड। ये सही कर लो, ये फॉर्मिक एसिड नहीं, फॉर्मलिन मतलब 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। SCHO, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हो थोड़ा बहुत, तो इसमें होता है एल्डिहाइड, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण जो होता है ना, तब बनता है फॉर्मिक एसिड, जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये होता है फॉर्मिक अम्ल। समझ में आ गया?
अब देखो क्या होता है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड जैसे ही अगर किसी ने गलती से पी लिया, एक ऐसी घटना आ चुकी है, किसी पैथोलॉजी का केस सुना था, बहुत पहले की बात है, एग्जैक्ट याद नहीं कहाँ का कैसा केस है, कि बोतल में बिल्कुल पानी ऐसा दिखता है, ठीक है, जैसे ही उसने पानी समझ के प्यास लगी वो तेज पी लिया, उसने जैसे पी लिया अंदर चला गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड जैसे ही अंदर जाता है ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, फॉर्मिक एसिड बनाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड क्या करता है, ये जो हमारे ये ऑप्टिक नर्व होती है, क्या होती है, ऑप्टिक नर्व, जो दिमाग से आँख को जोड़ती है, दिमाग से आँख हमारी देखने का काम करती है ना, वो नर्व जो है ऑप्टिक नर्व वो सिग्नल भेजती है दिमाग को कि ये आदमी देख रहा है, उसको ये दिख रहा है, मतलब ये चीज़ है, देखने का काम करती है। और ऑप्टिक नर्व ये फॉर्मिक एसिड से क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के बाद आदमी परमानेंटली ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा अमाउंट हो गई तो सारे ऑर्गन्स फेलियर हो जाते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, जिस कारण से इंसान मर जाता है। इंसान है कोई भी, ठीक है, जो इसको इंजेस्ट करेगा मर भी सकता है। अब आपने अगर एक सुना हो, न्यूज़पेपर में एक खबर अक्सर छपती है कि जहरीली शराब पी के इतने लोग मर गए, तो इतने लोग अंधे हो गए, साथ में ये भी कुछ अंधे हो गए, कुछ मर गए, ठीक है, अंदर बॉडी में अमाउंट ज़्यादा हो गया फॉर्मिक एसिड का, वो मर गए, कम अमाउंट रहा, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, परमानेंटली चली गई या कम हो गई, ठीक है, या जिसने कम पिया था हो सकता थोड़ा बहुत इफेक्ट आया उसको, है। क्या होता है कि जो अवैध शराब होती है, इल्लिसिट लिकर, वो अवैध तरीके से बनाते हैं, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड का प्रोडक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का प्रोडक्शन हो जाता है, और ऐसी शराब उसमें होता है मीथेनॉल का, क्या होता है, मीथेनॉल का प्रोडक्शन हो जाता है, CH3OH का, ठीक है, CH3OH का प्रोडक्शन हो जाता है। इथाइल अल्कोहल क्या होती है, आपकी शराब होती है, इथाइल अल्कोहल शराब होती है जिसको लोग पीते हैं, वाइन, ठीक है, वाइन कई तरीके की, विस्की होती है, आपका रम होती है, ब्रांडी होती है, बियर होती है, और एक होती है देसी शराब जो महुआ से उतारते हैं या किसी अदर तरीके से निकालते हैं, महुआ की जनरल निकालते हैं, उसमें जब इथेनॉल के साथ साथ मीथेनॉल भी बन जाता है तो ये खतरनाक हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। जब जैसे ही वो अवैध शराब लोग पीते हैं तो ये मीथेनॉल ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है, फॉर्मिक अम्ल, और ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये उसको ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देते हैं, जिससे आदमी अंधा हो जाता है, और ज़्यादा हो गया तो मल्टी ऑर्गन फेलियर होकर के उसकी डेथ हो जाती है। तो समझ में आ गया, अवैध शराब में मीथेनॉल होता है मेन, और मीथेनॉल अंधा नहीं करता, मीथेनॉल जाकर के क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है फॉर्मेल्डिहाइड में, ठीक है, ये ऑक्सीकृत होता है फॉर्मिक एसिड में, तो ये जाकर के आपका ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है और ये नुकसान करता है, ठीक है। चले आगे, चलिए अब चलिए एक एग्जाम्पल आपका रह गया है, पेट में कौन सा अम्ल होता है, स्टमक में HCl, HCl का pH कितना होता है, 7.4। चलो pH बताएंगे तो बता देंगे। अब चलते हैं लवण, अम्ल क्षार समझ में आ गया आपका, लवण, ठीक है, क्या पूछना है, लवण क्या होता है, अभी आपको बताया था, एक उदासीनीकरण क्रिया बताई थी कि अम्ल और क्षार जब मिलकर रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं, और इसमें जो उत्पाद बनता है लवण प्लस जल। एक रिएक्शन आपको याद रख लेनी है कि इससे हमेशा आपको याद रहेगा, अम्ल प्लस क्षार में भी क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल, ठीक है, अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल, और इसको बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया। अभी आपने लिख लिया था, लिखो अब समझ लो, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल हमने दिया था, फिर से एक बात दे देते हैं आपको, HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हैं, HNO3 ले लिया आपने, प्लस KOH ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका क्या है, KNO3 प्लस H2O, इसको क्या बोलेंगे आप, अम्ल प्लस क्षार, ये पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लवण,
ये सोडियम क्लोराइड प्लस लवण। सोडियम क्लोराइड जानते हैं आप, लवण होता है, ये कॉमन सॉल्ट की तरह यूज करते हैं इसको, क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट की तरह यूज करते हैं। और टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। अगर आ जाए कि टेबल सॉल्ट क्या है, अब भी NaCl है, कॉमन सॉल्ट वो भी NaCl है, खाने में कुछ डालते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, HNO3 नाइट्रिक एसिड जानते ना, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलकर क्या बनाते हैं, KNO3, ठीक है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या होता है, विस्फोटक टाइप का होता है, बारूद बनाने में इसका यूज होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, इसको लिख लो, बारूद में यूज होता है, नोट कर लो, बारूद में उपयोग किया जाता है, बारूद बनाने में विस्फोटक होता है। क्लियर हो गया? नोट कर लिया? चलो, अब यहाँ पे आप देखो, जो प्रबल अम्ल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, ये तीन अम्ल को आप याद रखना, ठीक है ना। जो प्रबल क्षार होते हैं NaOH, KOH, ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब आप देखो, ये चीज है लवण का जल अपघटन, लवण का जल अपघटन, सॉल्ट बना आपका, ठीक है, सॉल्ट बना आपका, जैसे सपोज करो हमने कह दिया आपको सोडियम सल्फेट, दूसरा एग्जाम्पल दे दिया आपको, सोडियम सल्फेट साल्ट है, ये है ना, सोडियम का और सल्फेट आयन, सोडियम आयन है, सल्फेट आयन है। अगर इसको हम जल में अपघटित करेंगे, क्या करेंगे, जल से अपघटित करेंगे, मतलब पानी में इसको घोल दिया, तो क्या मिलेगा, सोडियम आयन मिलेगा, इससे सल्फेट आयन मिलेगा, इससे H आयन मिलेगा, इससे OH आयन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन पढ़ी है आपने, क्या हो जाएगा, सोडियम आयन बनाएगा NaOH और SO4 आयन क्या बनाएगा, H2SO4, क्या बनाएगा, H2SO4। तो हमारा बताने का मतलब केवल इतना है, आप इस रिएक्शन को लिखो और ये देखो आप बनाएगा, ये NaOH प्लस H2SO4, ठीक है, तो 2H2SO4 बन जाएगा आपका, नहीं केवल H2 और HOH, 2 NaOH बनेगा तो 2H2SO4 बन जाएगा, केवल H2SO4। अब सुनो, आप ये लवण है, ये जल है, लवण को जब हमने जल बोला, जल में बोला तो लवण का जल अपघटन हुआ, सोडियम NaOH बनाएगा, ये क्या होता है, प्रबल क्षार, ये कैसा होता है, प्रबल क्षार, ये कैसा होता है, प्रबल अम्ल, दिखाया हमने, बताया भी आपको। तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, तो जो विलयन होगा वो कैसा होगा, उदासीन, विलयन कैसा होगा, उदासीन, ठीक है। IAS में 2 बार पूछा गया है, CSET में, सिविल सर्विस में ये पूछा गया है कि जैसे Na2SO4 का जलीय विलयन है, कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं, कैसा होगा, उदासीन, क्योंकि प्रबल क्षार है और प्रबल अम्ल है, विलयन कैसा होगा, उदासीन। एक एग्जाम्पल जो आया है वो हम बता दें आपको, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, सॉलिड है प्लस H2O, H2O से रिएक्शन करा आपने, क्या होना आपका, H और OH इससे मिलेगा, ठीक है ना, और Cu और SO4 इससे मिलेगा, तो Cu क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और प्लस ये बनाएगा आपका H2SO4, 2H2, ठीक है। तो ये कैसा होगा आपका, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार केवल NaOH KOH ही है ना, और ये कैसा अम्ल कैसा है आपका, प्रबल अम्ल, तो विलयन कैसा होगा बताओ, अम्लीय, बहुत सही,
ठीक है। जब लवण के जल अपघटन से एक क्षार बनेगा आपका, एक अम्ल बनेगा। आपको ये देखना है कि अम्ल प्रबल है या क्षार प्रबल है। अगर दोनों प्रबल है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन। और अगर एक अम्ल ज्यादा प्रबल है, क्षार दुर्बल है, तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। अगर क्षार कैसा है आपका, प्रबल है, और अम्ल कैसा है, दुर्बल है। इस एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। तो विलयन कैसा होगा, क्षार, ठीक है। वो एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका एक दे दे रहे हैं आपको, CH3 COONA प्लस H2O। ये आप खुद से घर से बना के लाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। विलयन कैसा होगा, अम्लीय या क्षारीय। चलो नोट कर लीजिए आगे चलो। कुछ क्षार तो बेस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। NaSCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। इसको दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ यूज होता है, अरे खाने वाला सोडा है, मीठा सोडा के नाम से बोलते हैं। खाने वाला सोडा के नाम आप लिखते जाओ, नोट करते जाओ। खाने वाला सोडा के नाम से बोलते हैं। और किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब फायर वाले उपकरणों में ये यूज होता है, ठीक है। लिख लोगे। अगला चले आपका सोडियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। या धोवन सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा, ठीक है। इसका इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है ना, इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। एंटीबायोटिक जानते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका भी बहुत बेस की तरह, क्षार की तरह यूज किया जाता है। कारखानों की सफाई में यूज किया जाता है, और भी कई जगह यूज होता है, ठीक है। क्लियर, चले आगे। चलिए चलते हैं पीएच। चलिए सुनिए आप, पीएच कितने लोगों ने सुना है पीएच, क्या होता है पीएच, जो भी दिमाग में आता हो। हाँ चलो, अम्ल जानते हैं आप, बेस जानते हैं, क्षार जानते हैं, ठीक है। अब अम्ल कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है, उसको एक मापन, उसका मेजरमेंट, बस आपको समझ में आ गया पीएच क्या होता है, ठीक है। अम्ल और क्षार कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, इसका मेजरमेंट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, सोरेनसन, ठीक है। उन्होंने एक स्केल बनाया, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। तो ये पीएच क्या होता है, पीएच स्केल है, एक मेजरमेंट का तरीका है, एक
मीटर है, मतलब मीटर का मतलब एक मेजरमेंट का तरीका कि हम इसको मेजर करते हैं कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है। ठीक है, उन्होंने एक स्केल दिया। पहले पीएच क्या होता है ये आपको बता दें। पीएच होता है माइनस, पीएच इक्वल टू, पी हमेशा कैपिटल स्मॉल होता है, एच हमेशा कैपिटल होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर कभी ऐसा लिखा आ जाए तो समझिए आप कंफ्यूज करने के लिए कुछ लिखा होगा उसमें, ठीक है ना, या ऐसा लिखा आ जाए आपका तो भी पी हमेशा स्मॉल होगा, एच कैपिटल। पोटेंजी डी हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोटेंजी डी हाइड्रोजन। अब ये होता क्या है आपका, होता इसका डेफिनेशन क्या है आपका, माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। क्या होता है, माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। मतलब ये हाइड्रोजन आयन है, इतना तो जानते हैं आप, ठीक है, और ये इसका कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, सांद्रता। सांद्रता जानते हो ना, मोल प्रति लीटर में आपको एकदम समझाया था, ये जब बिलियन बताया था, बिलियन के बारे में बताया था, सांद्रता बताई थी, उसमें एक मोलरता टर्म बताया था कि मोल प्रति लीटर बिलियन की सांद्रता होती है। एक सांद्रता होती है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता होती है, और ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर उसको नॉर्मलता बोलते हैं, है ना। इस सांद्रता के कई टर्म हैं। तो एक सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं। कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, लिख लो आप, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये लिखिए है। और इसका ऋणात्मक है, देखो आप यहाँ पर लिखने वाले ऋणात्मक है ना, और इसका लघुगुणक है। लघुगुणक जान लो, मैथमेटिक्स पढ़ी हुई थोड़ा बहुत आपने, लघुगुणक लॉग, ठीक है। तो ऋणात्मक लघुगुणक किसका, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का पीएच का। बस डेफिनेशन आ गई आपकी, ठीक है। अब फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा और डेफिनेशन भी याद रहेगी। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का यहीं पे लिख देना आपका, लिखते हैं माइनस लॉग एच। जब लिखेंगे तो का ऋणात्मक लघुगुणक, ठीक है, वो पीएच कहलाता है। चलो अब लिखना है तो आप बुक से ही पढ़ सकते हैं ये, लेकिन काम कीजिए ये देख लो, बाद में क्वेश्चन सारे जो है कलेक्टिवली एक बार सीट दे करके एक क्वेश्चन कुछ करा देंगे, तो जो एग्जाम में आए हुए हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया। अच्छा, अब उन्होंने स्केल बताया, बहुत डिटेल में नहीं आना आपको, केवल आपको डेफिनेशन याद कर लिए, बाकी आपको कैलकुलेशन कभी कुछ आएगी नहीं इस तरह से, इसमें नहीं पूछ जाती आपको। एज ए मतलब साइंस के साथ केमिस्ट्री पढ़ना है, अकेले केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। साइंस के साथ आपको बायोलॉजी भी आएगा, उसमें फिजिक्स भी आएगा और केमिस्ट्री भी आएगा और फिजिक्स भी आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आएंगे। बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी वो भी आ जाएगा आपका। तो सब कलेक्टिव साइंस क्वेश्चन आते हैं, तो केवल इतना जानना है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच, या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का ऋणात्मक लघुगुणक पीएच कहलाता है। कभी डेफिनेशन या असर्शन रीजन टाइप के आते हैं, हो सकते हैं डेफिनेशन दे दे और इसका पीएच इतना है, तो ये सही है ये सही है आप लिख सकते हो। मतलब आपने अगर पढ़ा हुआ तो आप देख के ही समझ जाओगे उसको, नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं समझ पाओगे, है ना। चलिए अब उन्होंने स्केल बनाया, पीएच स्केल। क्या बनाया, पॉइंसन की बात बता रहे हैं आप, पीएच स्केल, ठीक है। स्केल ये बनाते हैं यहाँ से लेके यहाँ पे 0 पीएच, यहाँ पे कितना 40, और बीच का पार्ट मैं इसको मेजरमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो आप बीच का मतलब थोड़ा सा यहाँ हो उसमें ऑब्जेक्शन मत करिएगा, थोड़ा सा इधर है उधर, ठीक है। इसको बोलते हैं 7 पीएच है, स्केल हो गया। ये एक बाउंड्री लाइन ऐसी है, ठीक है। 7 के अगर इस तरफ होगा पीएच तो ये क्या होगा, अम्लीय है। कैसा होगा, अम्लीय। और अगर 7 के इस तरफ होगा तो क्या होगा, अच्छा। आप समझ में आ गया आपको। एग्जाम्पल पूछे आपसे, किसी बिलियन का पीएच 10.4 है, 10.4,
सॉल्यूशन अम्लीय होगा या क्षारीय? क्षारीय होगा। ठीक है ना। किसी विलयन का pH 2.2 है, अम्लीय। आप ये जानते हैं कि जितने भी अम्ल हैं उनका pH 7, आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी अम्ल हैं तो अम्लीय होंगे, अम्लीय होने का मतलब क्या है? 7 से कम pH होगा। तो जितने भी क्षार हैं या बेस है उनका pH 7 से ज़्यादा होगा। अब आप कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे, स्केल याद रहेगा आपको, इसकी डेफिनेशन भी याद रहेगी। आप कहीं कोई जो चीज़ हम नहीं बता पाएंगे, आप एक बार अगर पढ़ोगे भी तो तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आप गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? पूछो, क्वेश्चन है कोई? अच्छा चलो, अब देखिए आप यहाँ पे कि जो आपका क्षारीय पार्ट है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। समुद्र का जल होता है, कैसा होता है? खारा होता है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे सॉल्ट घुले होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्ट ज़्यादा होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। तो समुद्र जल का pH कितना होता है? 8.4 होता है। और आप किस तरफ ले जाएंगे? क्षारीय तरफ ले जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे समुद्र जल, है ना, एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्षारीय साइड को, समुद्री जल रखते जानते हैं आप। फूल कितना होता है? 7.4। इसका 8.4, 7.4, ठीक है। का pH कितना होता है? 7.4। अम्लीय की तरफ आइए आप, जो आपसे रिलेटेड है। खाना खाते हुए सलाइवा बनती है, सलाइवा कैसे होती है? हल्की सी अम्लीय होती है। 6.4 इसका pH होता है। कितना होता है? 6.4। इसको क्या बोलेंगे? लार, इंग्लिश बोलते हैं सलाइवा, है ना, सलाइवा, ठीक है। खाना खाया, अंदर गया, पेट में क्या होता है? HCl होता है। और HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का होता है। अगर उस HCl में अगर हाथ डाल देना तो आपका हाथ जल जाएगा। इतना कहते हैं एसिडिटी हो रही, पेट में एकदम जलन जैसी होती है। कई बार क्यों होती है? पेट की एसिडिटी के कारण पेट की जो स्टमक वाल होती है उनसे HCl का ज़्यादा सीक्रेशन होता है। अगर कभी खाना आपने ना खाएं और आपको एसिडिटी भयंकर हो रही तो आपको अल्सर्स भी हो सकते हैं। आपकी जो पेट के अंदर की लाइनिंग होती है ना, उसमें अल्सर्स भी हो सकते हैं। अल्सर्स मतलब छाले, ठीक है ना, घाव भी हो सकते हैं, है ना। तो मतलब HCl कब सीक्रेट होता है? जब हम खाना खाते हैं तब सीक्रेट होता है अंदर। अगर ऐसे ही सीक्रेट होता रहेगा, मतलब बिना भूख के भी सीक्रेट होता रहेगा, तो आपको भयंकर एसिडिटी होगी और अल्सर्स हो जाएंगे। अल्सर्स होने के साथ साथ फिर आपको और भी परेशानियाँ होता है ना, इसकी वजह से क्या चीज़? म्यूकस होता है सलाइवा में, तो इसकी वजह से HCl इफेक्ट नहीं कर पाता पेट के अंदर। नहीं, पेट के अंदर एक लाइनिंग रहती है, ऐसे इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन HCl का काम क्या होता है कि जैसे कि आपने खाना खाया तब जाके आता है, तो उसको तो कुछ जैसे पेट की दीवारों से HCl सीक्रेट हुआ एक थैली में, अंदर से HCl आया, लेकिन खाना है तब आया, तब आपको एसिडिटी नहीं होगी। लेकिन खाली पेट अगर आ रहा है आपको, है ना, या HCl का सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है म्यूकस वॉल से, HCl का सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तब भी आपको एसिडिटी होगी, है ना। तो ये HCl का काम बहुत अच्छा काम होता है। क्या काम होता है बताओ? बायोलॉजी पढ़ा होगा आपने। एसिडिक खाने को सड़ने से बचाता है, सड़ने से बचाता है। ज़्यादा ऐसे डाले, अचार होता है, अचार रखते हो उसमें सिरका कुछ ज़्यादा डाल देते हैं, ठीक। बाजार से अचार लाओ तो उसमें सिरका कुछ ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा खट्टा लगता है। इससे जो उसमें अचार क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। आम का अचार है, मिर्च का अचार, ऐसे रख दो, आम को या मिर्च को धीरे धीरे सबके खराब हो जाए, फंगस लग जाएगी, बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसमें क्या डाल दिया? सिरका डाल दिया है तो अचार जल्दी खराब नहीं होगा, सड़ने से बचाएगा। एज ए प्रिजर्वेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, एज ए प्रिजर्वेटिव भी बोल देते हैं। साथ साथ आपने घर में देखा होगा, घर की दादियाँ माताएं लोग क्या करती हैं? नमक भी ज़्यादा डाल देती हैं, वो भी आपका एक एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है, अचार को सड़ने से बचाता है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट भी तो करता है, सोडियम बेंजोएट भी तो सोडियम बेंजोएट भी प्रिजर्वेटिव होता है, वो भी डालता है। लेकिन जनरली हम जितने टाइम के लिए रखते हैं, ये हमारा जब उसको डब्बे में पैक करके लंबे टाइम तक रखना है तो फिर और अदर प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, ये आपका सलाइवा हो गया। दूसरा क्या है आपका? यही लिख दें, HCl हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पेट का अम्ल, ठीक है। इसका कितना? 2.2 या 2 के आसपास, मतलब एग्जैक्ट नहीं कह सकते आप, लेकिन 2
या और कम पीएच का भी होता है, स्ट्रॉन्ग HCl होता है। अच्छा चलिए आप नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप। सिरका, ये तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इसका भी पीएच क्या कितना होता है, 7 से कम होता है। सिरका क्या होता है, H कम होता है, CH3COOH, है ना। तो सिरका H कम होता है, 7 से कम पीएच होता है, लेकिन ये प्रबल अम्ल नहीं होता है। जो HCl होता है आपका वो प्रबल अम्ल होता है, H2SO4 प्रबल अम्ल होता है, HNO3 प्रबल अम्ल होते हैं, ये दुर्बल अम्ल होता है, मतलब अम्लीय होता है लेकिन दुर्बल होता है। तो 6 के आसपास रहता है। अब जितना सॉल्यूशन जैसे बनाएंगे उसके आसपास ही इसका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शराब, एल्कोहल, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, शराब मतलब इथाइल एल्कोहल, शराब मतलब इथाइल एल्कोहल। एल्कोहल कह दिया कि कोई एल्कोहल पी रहा है इसमें तो वो इथाइल एल्कोहल पी रहा है, और कोई एल्कोहल पीने लायक नहीं होता है, ठीक है। इथाइल के पहले आता है आपका मिथाइल एल्कोहल, वो आपका पॉइजनस होता है। कैसा होता है, पॉइजनस होता है। इथाइल एल्कोहल पॉइजनस नहीं होता है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में लोग पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा पीते हैं तो वो भी नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो इसका भी पीएच आपका 4 के आसपास होता है। किसी बुक में आपको ज़्यादा भी मिल जाए, किसी बुक में कम भी मिल जाए। तो इसका शराब भी कई तरह की होती है, विस्की, बियर, रम, जिन, ब्रांडी, है ना, कई तरह की शराब होती है। देसी शराब होती है तो पीएच 4 के आसपास ही रहता है, 4, थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज़्यादा, इस तरह से रहता है, ठीक है। चलिए ये सब क्लियर हो गया आपका, क्वेश्चंस भी आपको बता दिए। तो आपका आज की क्लास में क्या क्या हो गया आपका, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, एसिड, बेस, सॉल्ट, लवण का जरा पैटर्न बता दिया आपको। फिर इसके बाद क्या होगा आपका पीएच स्केल यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में आपका होगा।